सोचें कि अगर कोई मुल्क अपने माहौल को बचाने के सारे उसूल ही एकदम से बदल डाले तो क्या होगा। ये सिर्फ कानून बदलने की कहानी नहीं है, बल्कि ये ताकत की तकसीम और हर इलाके की अपनी अलग आवाज़ को अहमियत देने की भी कहानी है। आइए पाकिस्तान के इसी दिलचस्प सफ़र पर एक नज़र डालते हैं। देखें, बात सारी एक बुनियादी सवाल पर आकर ठहरती है। किसी भी मुल्क के माहौल की हिफाजत की असल जिम्मेदारी किसकी है? क्या ये एक मरकज़ी हुकूमत का काम है जो सबके लिए एक ही फैसला करे, या फिर ये जिम्मेदारी मकामी हुकूमतों की है जो अपनी ज़मीन और इसकी ज़रूरतों को शायद बेहतर समझती हैं? तो पाकिस्तान समझे एक ऐसे ही दो राहे पर खड़ा था। एक तरफ तो मरकजी कंट्रोल का सीधा सादा रास्ता था, जहां एक ही कानून सब पर लागू होता है, और दूसरी तरफ था मकामी इख्तियार का रास्ता, जहां हर इलाका अपनी मुनफरिद ज़रूरतों के हिसाब से अपने उसूल खुद बनाता है। जाहिर है, दोनों के अपने फ़ायदे और अपने नुकसानात हैं। अच्छा, तो एक दहाई से भी ज़्यादा अरसे तक पाकिस्तान में सिर्फ एक ही कानून की हुक्मरानी थी, पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1997, जिसे हम पीपा भी कहते हैं। यही वो वाहिद वफाकी कानून था जो कराची के साहिलों से लेकर खैबर के पहाड़ों तक पूरे मुल्क के माहौलियाती मामलात को देखता था। लेकिन फिर साल 2010 में सब कुछ बदल गया। 18वीं आईनी तरमीम आई और उसने हुकूमती ढांचे को हिलाकर रख दिया। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ समेत बहुत से इख्तियारात वफाक से लेकर सीधे सूबों को दे दिए गए। ये वाकई एक बहुत बहुत बड़ी तब्दीली थी। तो सवाल ये है कि ये तब्दीली हुई कैसे? दरअसल 18वीं तरमीम ने एक चीज़ ख़त्म कर दी जिसे मुश्तरका कानून साजी की फहरिस्त कहा जाता था। आसान लफ्ज़ों में कहें तो ये वो लिस्ट थी जिस पर वफाक और सूबे दोनों कानून बना सकते थे। जैसे ही ये लिस्ट ख़त्म हुई, माहौल की हिफाजत की जिम्मेदारी पूरी तरह से सूबों के पास आ गई। अब वो अपने कानून बनाने में मुकम्मल तौर पर आज़ाद थे। अच्छा, तो जब ये इख्तियार सूबों को मिला तो हर एक ने अपना अलग रास्ता चुना। पाकिस्तान के चारों सूबों ने इस नई जिम्मेदारी को अपने अपने मुनफरिद अंदाज से निभाया, जो उनकी मकामी ज़रूरियात और तरजीहात को ज़ाहिर करता था। अब ये स्लाइड हमें एक झलक में पूरी कहानी बताती है। ज़रा देखिए, पंजाब ने 2012 में पुराने वफाकी कानून को ही अपनाना बेहतर समझा, यानी एक आजमाए हुए रास्ते पर ही चले। लेकिन दूसरी तरफ बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध ने बिल्कुल नए रास्ते बनाए और अपने हालात के मुताबिक जदीद कवानीन लेकर आए। तो यहाँ असल बात समझने वाली है। पंजाब ने तब्दीली के बजाय तसलसल को अहमियत दी और पुराने वफाकी कानून को तकरीबन वैसे का वैसा ही अपना लिया। लेकिन बाकी तीन सूबों ने सोचा, नहीं, ये तो एक ज़बरदस्त मौका है कुछ नया करने का, अपने कानूनों को जदीद बनाने का और उन्हें अपनी ज़मीनी हकीकतों के करीब लाने का। तो चलिए अब ज़रा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि सूबों ने कौन-कौन से मुनफरिद और सच पूछें तो बड़ी दिलचस्प हल निकाले। ये वो हिस्सा है जहाँ कहानी वाकई दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि यहाँ हम देखते हैं कि कानून साजी मकामी मसाइल को कैसे हल कर सकती है। सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा की बात करते हैं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने जदीद दौर के मसाइल जैसे ई वेस्ट और बायोसेफ्टी को कानून में शामिल किया। फिर उन्होंने अपनी माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ कौंसिल के इख्तियारात को भी बढ़ाया और इसे ज़मीन की मुल्कियत के तनाज़ुआत हल करने में मदद देने का एक अनोखा इख्तियार भी दे दिया। अब आते हैं बलोचिस्तान की तरफ। ज़ाहिर है उनकी एक बहुत लंबी साहिली पट्टी है, तो उनकी तवज्जो भी वहीं थी। उन्होंने साहिली इलाकों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक पूरा फ्रेमवर्क बनाया, गुड़ानी में जहाज़ तोड़ने की सनत को रेगुलेट किया और यहाँ तक कि सूबों के दरमियान तनाज़ात के हल का एक तरीक़ाकार भी मुतारिफ कराया, जो कि एक बहुत अहम कदम था। सिंध ने एक बिल्कुल ही जदीद अंदाज़ अपनाया। उन्होंने फोकस किया रेगुलेशन पर, इदारों के लिए बाकायदा माहौलियाती ऑडिट लाजमी करार दिए, प्लास्टिक की मसनूआत के लिए एक तफसीली दर्जाबंदी का निज़ाम बनाया और बायोसेफ्टी और माहौलियाती मैनेजमेंट प्लान्स जैसे जदीद तस्वुरात को भी अपने कानून का हिस्सा बनाया। इन सब अलग अलग कामों के अलावा एक चीज़ बहुत ही अहम थी जो तीन सूबों ने मुश्तरका तौर पर अपनाई, और वो थी स्ट्रेटेजिक एनवायरमेंटल असेसमेंट यानी SEA। ये माहौलियाती मनसूबाबंदी की दुनिया में एक बहुत बड़ा कदम था। और ये स्लाइड इस फ़र्क को बिल्कुल वाज़ेह कर देती है।
ایک طرف پرانا وفاقی قانون اور پنجاب ایکٹ ہے جس میں SEA کا کوئی ذکر نہیں تھا اور ہر پروجیکٹ کا جائزہ الگ الگ لیا جاتا تھا، لیکن دوسری طرف خیبر پختونخوا، سندھ اور بلوچستان ہیں جہاں اب بڑی پالیسیوں، منصوبوں اور پروگراموں کے لیے SCA لازمی ہے، یعنی ماحولیاتی تحفظ اب شروع سے ہی منصوبہ بندی کا حصہ ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ہر اچھے اقدام کی طرح اس نئے نظام میں بھی کچھ خامیاں تھیں۔ یہ جو اختیارات کی تقسیم ہوئی، اس سے کچھ نئے اور مشکل چیلنجز بھی سامنے آئے، تو اب ذرا ان پر بات کرتے ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ کچھ مسائل تو چاروں صوبوں کے قوانین میں ایک جیسے تھے۔ مثلاً مقامی حکومتی نظام کے ساتھ کوئی خاص رابطہ نہیں تھا۔ آبی زمینوں یا خطرے سے دوچار جانوروں جیسے اہم مسائل پر زیادہ تر قوانین خاموش تھے، اور سب سے بڑھ کر ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں جانے والی آلودگی سے نمٹنے کا کوئی ٹھوس طریقہ کار نہیں تھا۔ یہ جو اقتباس ہے یہ مسئلے کی جڑ تک پہنچتا ہے۔ پاکستان کی بین الاقوامی ذمہ داریوں اور مقامی سطح پر ان پر عمل درآمد کی صلاحیت کے درمیان ایک بنیادی فرق ہے، یعنی صوبوں کے پاس قانون بنانے کا اختیار تو آ گیا، لیکن بین الاقوامی معاہدوں پر عمل کرنے کے لیے جو ایک قومی حکمت عملی چاہیے، اس کا فقدان نظر آتا ہے۔ تو یہ ساری بحث ہمیں واپس وہیں لے آتی ہے جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا۔ ماحولیاتی تحفظ کے لیے مقامی حکمت عملی بہتر ہے یا ایک متحدہ قومی حکمت عملی؟ کیا یہ مستقبل بکھرا ہوا ہے؟ تو خلاصہ کیا نکلا؟ یہی کہ اختیارات کی اس عظیم منتقلی نے مقامی چیلنجز کے لیے تو شاید بہتر قانون بنا دیے، لیکن جب بات قومی سطح کے ماحولیاتی مسائل کی آتی ہے تو ملک کی متحد ہو کر کام کرنے کی صلاحیت پر ایک سوالیہ نشان لگ گیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا سمجھوتا ہے۔ اور آخر میں ہم سب کے لیے ایک بڑا سوال رہ جاتا ہے، کیا چھوٹے چھوٹے مقامی حل، موسمیاتی تبدیلی اور سرحد پار آلودگی جیسے عالمی بحرانوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ یہ وہ چیلنج ہے جس کا سامنا آج صرف پاکستان کو نہیں بلکہ ہم سب کو ہے۔